हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने संविधान के निर्माण की बात की थी। तो वहाँ पर हमने जो जो चीज़ें पढ़ी थी एक बार उसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले जो मांग उठाई गई थी संविधान के निर्माण की, वो कब उठाई गई थी? 1895 में उठाई गई थी। किसके द्वारा उठाई गई थी? बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। जो सबसे पहले मांग उठाई थी बाल गंगाधर तिलक जी ने, वो स्वराज्य विधेयक में उठाई गई थी। ठीक है, ये जो स्वराज्य विधेयक बाल गंगाधर तिलक जी ने पारित किया था, उसमें सबसे पहले संविधान के निर्माण की मांग उठाई गई थी। इसके बाद अगर बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान संविधान के निर्माण की मांग कब उठाई थी? 1922 में। 1922 में महात्मा गांधी जी ने जो है क्या किया था? संविधान के निर्माण की मांग उठाई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। लेकिन क्या हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर एक ऐसी हिंसक घटना हुई थी। 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था लोगों के द्वारा। तो उसकी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था और वो मांग वहीं पर रुक गई थी। उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट के द्वारा जो है संविधान लिखने का प्रयास किया गया था मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। और इसके बाद क्या हुआ था? 1934 में सबसे पहले संविधान की औपचारिक मांग उठाई गई थी एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय जो है उन्होंने सबसे पहले संविधान की औपचारिक मांग उठाई, लेकिन वो इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे। और उनकी बात को बाद में किसने पूरे देश में फैलाया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरे देश में फैलाया था। और उसी के परिणाम स्वरूप ये जो औपचारिक मांग उठाई गई थी, उसी के परिणाम स्वरूप 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया। और भारत सरकार अधिनियम 1935 को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें से जो 75% डेटा है वो एज इट इज़ हमारे संविधान में ले लिया गया था। जो चीज़ें भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत थी उन्हीं में से उनमें कुछ बदलाव करके भारत के संविधान में एज इट इज़ ऐड कर दिया गया था। वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसी टॉपिक को। इसके बाद 1940 में क्या हुआ था? अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेज़ों ने काफ़ी सारी शर्तें रखी थी भारतीयों के सामने कि अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ देते हैं, जो कि 1939 में स्टार्ट हुआ था। कब से कब तक चला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर? 1939 से 1945 तक चला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, तो उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने अपनी कुछ शर्तें रखी थी, लेकिन इंडियंस ने उनको मानने से मना कर दिया था। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन में भी अगस्त प्रस्ताव की जो बातें थी उन्हीं को दोहराया गया था, थोड़ा सा चेंज उनमें कर दिया गया था। लेकिन महात्मा गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था और इसको मानने से मना कर दिया था सभी भारतीयों ने। पोस्ट डेटेड चेक क्यों कहा था? उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि इसके अंदर जो शर्तें थी वो अगस्त प्रस्ताव के जैसी ही थी, और उन्होंने कहा कि ये तो एक ऐसा चेक है जिसकी डेट जा चुकी है, तो ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, हमें नहीं चाहिए। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। और जो कैबिनेट मिशन है उसके अनुसार एक संविधान सभा बनाई जाएगी। उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर आप हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हेल्प करते हैं तो आप संविधान सभा का गठन कर सकते हैं, और इसको भारतीयों ने मान लिया था। और इसी के परिणाम स्वरूप 6 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था? संविधान सभा का निर्माण किया गया था। संविधान सभा के निर्माण के बारे में हमने पढ़ा था कि टोटल 389 सीटों पर चुनाव होने थे। उन 389 सीटों में से 296 कहाँ की थी? ब्रिटिश प्रांतों की थी। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत कौन कौन से थे? ब्रिटिश प्रांतों के अंदर जो है 292 ऐसी जगहें थी, ऐसे प्रांत थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत आते थे। उनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नर का शासन होता था। और इसके अलावा 4 क्या थी? चीफ कमिश्नरीज थी। वो जो 4 चीफ कमिश्नरी थी वो कौन कौन सी थी? अभी बताती हूँ। दिल्ली, आपको साथ साथ लिख के रखना है इन चीज़ों को। दिल्ली, अजमेर, ब्रिटिश बलूचिस्तान, और इसके अलावा जो है चीफ कमिश्नरी में था कुर्ग। ठीक है, ये जगह ऐसी थी जो किस में शामिल थी? ब्रिटिश चीफ कमिश्नरी में। 4 प्लेसेस थे, 4 प्रांत थे ऐसे। तो टोटल हमने बात की थी 389 सीटों के ऊपर चुनाव होने थे। इन 389 में से 296 क्या थे? ब्रिटिश प्रांतों के।
जो कि किसके अंतर्गत आते थे, गवर्नर का शासन उनके ऊपर था, गवर्नर के अधीन थे। और इनमें से जो 4 थी वो क्या थी, चीफ कमिश्नरीज थी। और इनमें से ही क्या था, 296 में से 4 चीफ कमिश्नरी थी और बाकी जो है 292 क्या थे, ब्रिटिश गवर्नर के अधीन होते थे। और जो बाकी बची वो 93 बची, 93 सीटें जो थी वो किसके अधीन आती थी, देशी रियासतों की। देशी रियासतों का मतलब है कि यहाँ पर राजा का शासन चलता था, ठीक है। और जब ये चुनाव हुए थे 389 सीटों के ऊपर टोटल, तो उसमें क्या किया गया था, ये 296 पे तो क्या हुए थे, चुनाव हुए थे, उनमें से लोगों को चुना गया था। अब ये जो इलेक्शन हुए थे कैसे हुए थे, टोटल पॉपुलेशन के बेस पे हुए थे कि इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन थी उसके आधार पर ही चुना जाएगा। और बाकी जो देशी रियासतों के थे उसमें क्या किया गया था, उसमें राजा ने खुद से चुन के भेजा था, उसके लिए चुनाव नहीं हुए थे, राजा ने खुद से किसी भी पर्सन को सिलेक्ट करके संविधान सभा के अंदर भेज दिया था। तो इस तरीके से संविधान सभा का निर्माण किया गया। और इसके बाद क्या हुआ था, 296 सीटों पर 296 सीटें सबसे ज़्यादा किसको मिली थी, कांग्रेस को मिली थी। और इसी वजह से कांग्रेस जो है वो एक प्रमुख पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी। 296 में से जो है उसको 208 सीटों की जो है प्राप्ति हुई थी। अब देखिए कांग्रेस की जो स्थापना है वो पहले ही हो चुकी थी, 28 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को जो कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, किसने की थी, A.O. हयूम के द्वारा की गई थी, ठीक है। A.O. हयूम ने कहाँ पर की थी, मुंबई में की थी। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। जो कांग्रेस की स्थापना है वो पहले ही हो चुकी थी, 28 दिसंबर 1885 को A.O. हयूम ने कहाँ पर की थी, मुंबई ने की थी। इसके बाद ये जो चुनाव हुए थे संविधान सभा के लिए, इसमें 73 सीटें किसको मिली थी, मुस्लिम लीग को मिली थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, ढाका में हुई थी, ठीक है। इसके बाद देखिए 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। कब होती है संविधान सभा की पहली बैठक, 9 दिसंबर 1946 को होती है। और इस पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। अब मुस्लिम लीग ने क्या किया था, इस बैठक में भाग लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम इस बैठक में भाग नहीं लेंगे। और यही बैठक थी जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया गया था, अध्यक्ष बना दिया गया था। लेकिन वो कैसे अध्यक्ष थे, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष क्यों थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही ये अध्यक्ष पद को संभाला था। जब अगली मीटिंग जो होती है उसमें क्या कर दिया जाता है, उनको जो है अध्यक्ष के पद से हटाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, यानी कि परमानेंट हो जाते हैं वो। इसके बाद जो सच्चिदानंद सिन्हा है उनको ही क्यों चुना गया था, क्योंकि वो संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थी, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसी वजह से उनको संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। इसके बाद 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। और ये जो दूसरी बैठक होती है इसमें जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की तबीयत अचानक खराब होने की वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया जाता है, स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया जाता है, स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है संविधान सभा का। इसके अलावा यहाँ पर दो स्थायी उपाध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। 2 स्थायी उपाध्यक्ष कौन कौन बनाए जाते हैं, एक तो H.C. मुखर्जी को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और जो है जो V.T. कृष्णामाचारी हैं उनको 2 बनाए जाते हैं यहाँ पर जो है उपाध्यक्ष, इनको बना दिया जाता है। और इसके अलावा एक संवैधानिक सलाहकार भी चुना जाता है। यहाँ पर संवैधानिक सलाहकार का मतलब है कि जो अध्यक्ष है उसको सलाह देंगे, वो किसको चुना जाता है, B.N. राव को चुना जाता है, ठीक है। जो B.N. राव जी हैं उनको संवैधानिक सलाहकार चुन लिया जाता है। कौन सी बैठक में, संविधान सभा की दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1940 को। इसके बाद संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1940 को। ये हमारा रिवीजन था। इसके बाद हम जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसके द्वारा उन्होंने भारत का संविधान लिखने की कोशिश की थी। और इसको इसी बैठक में स्वीकार नहीं किया गया था, इसको स्वीकार किया गया था 12 जनवरी को। 12 जनवरी 1947 को इसको बाद में स्वीकार किया गया, लेकिन प्रस्तुत कब कर दिया गया था, 13 दिसंबर 1940 को प्रस्तुत कर दिया गया था।
इसके बाद देखिए उद्देश्य प्रस्ताव में निहित कुछ सिद्धांतों के बारे में पढ़ लेते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव में किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया था। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर कि संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करने तथा भावी सरकार के निर्माण के लिए एक संविधान निर्माण करने के अपने मजबूत और पवित्र लक्ष्य की घोषणा करती है। यानी कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। गणराज्य का मतलब है जिसका अपना अलग संविधान हो। लोकतांत्रिक आप सभी जानते हैं क्या है, जहाँ पर सरकार जो है जनता के द्वारा चुनी जाती है, राजतंत्र के बिल्कुल अपोजिट होता है। तो इस तरीके का भारत देश होना चाहिए और जिसमें संविधान का निर्माण किया जाएगा और वो संविधान जो है पवित्र लक्ष्य के लिए होगा, यानी कि सभी के भले के लिए होगा। दूसरा उन्होंने क्या कहा था कि ब्रिटिश भारत वर्तमान भारतीय राज्यों के भूभाग और ऐसे अन्य भाग जो इस समय ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के क्षेत्र से बाहर हैं, जो प्रभुसत्ता संपन्न भारत में आना चाहते हैं, उन सभी का एक संघ बनेगा। यानी कि सभी राज्यों को मिलाकर एक संघ के रूप में भारत बनेगा। ऐसा ही हुआ था जब भारत आज़ाद हुआ, तो उस टाइम पे 562 देशी रियासतें होती थी और उन सब को मिलाकर एक कर दिया गया था। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का रहा था। अगर वो नहीं होते तो आज हमें भारत के अलग अलग स्टेट्स में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती। क्यों? क्योंकि वो भारत के अंदर नहीं, भारत से अलग राज्य होते। इसके बाद उन सभी भूभागों को जो अपनी वर्तमान सीमाओं अथवा उन सीमाओं के साथ जिनका निर्धारण संविधान सभा अथवा संविधान के कानून के अनुसार किया जाएगा, स्वायत्त क्षेत्रों के रूप में जाना जाएगा और वे शासन एवं सरकार की उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो संघीय सरकार के लिए आरक्षित नहीं की गई हैं। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर क्या था? संविधान सभा को सभी प्रभुसत्ता संपन्न अधिकार भारतीय जनता से ही प्राप्त हुए हैं। देखिए जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उनमें जनता को सर्वोपरि माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो सरकार है वो जनता से ही चलती है। लोगों की सरकार लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही होती है। जो है जनता के द्वारा ही अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है और वो प्रतिनिधि उसी जनता के लिए काम करता है। भारत के सभी लोगों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पद एवं अवसरों की समानता, कानून के समक्ष समानता, विचारों, अभिव्यक्ति, विश्वास, पूजा, व्यवसाय, संघ और कार्य की स्वतंत्रता, कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अनुसार प्राप्त होंगे। ये जो दिए गए हैं कुछ अधिकार, आज जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो इन्हीं के बेसिस पर हैं कि सभी को समानता का अधिकार है, सभी लोग समान हैं, कानून के सामने इक्वल है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता और सभी को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। हम अपने विचार जनता के सामने जो रख सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं और हमारे जो कानून हैं उन्हीं के अंतर्गत रहकर हमें काम करना पड़ता है। कानून सभी के लिए समान है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है। तो ये सारी चीज़ें उद्देश्य प्रस्ताव में भी रखी गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव में एक और चीज़ नेहरू जी ने कही थी, वो क्या थी कि एक ऐसा संविधान निर्मित किया जाए जिसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और जनजातियों और दबे कुचले और अन्य पिछड़ों के लिए पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था हो। उस समय पे क्या होता था, जो पिछड़े वर्ग थे, जो अल्पसंख्यक थे, यानी कि जो संख्या में कम थे, माइनॉरिटी पीपल, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, छुआछात होती थी कि उनको जो है जैसे जो पब्लिक प्लेसेस होते थे, कुएं होते थे, नलकूप, हैंडपंप वगैरह होते थे, वहाँ से उनको पानी नहीं भरने दिया जाता था। टेम्पल्स के अंदर उनकी एंट्री नहीं होती थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने काफ़ी स्टेप्स उठाए थे इनके लिए, तब जाके उनको बाद में एक आरक्षण मिला था। सभी जितने भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह होती हैं या फिर और जो ऐसी जगह होते हैं जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और इसके अलावा उनको मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई थी। तो ये सारी चीज़ें भी कही गई थी उद्देश्य प्रस्ताव में और इनको माना भी गया है। हमारे संविधान में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसमें जो भी अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े वर्ग हैं, जनजातियाँ हैं, उनके लिए कुछ ऐसे अवसर उनको मिलेंगे, आरक्षण मिलेगा हर जगह पर। तो इस चीज़ को उद्देश्य प्रस्ताव में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने कहा था, ऐसा संविधान जिसके द्वारा राष्ट्रों के कानून एवं न्याय के अनुसार गणतंत्र में स्थायित्व, जल, थल और आकाश में नियंत्रण होगा
उसका निर्माण किया जाएगा। मतलब ऐसे कानून बनाए जाएंगे जहाँ पर जल, थल और आकाश सभी पर किसका नियंत्रण होगा? भारत का नियंत्रण होगा, और जिसके अनुसार जो कार्य किए जाएंगे वो मानव कल्याण के लिए और विश्व शांति के लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि हम विश्व शांति बनाने में बिलीव नहीं रखते, हम हमेशा से ही जो भारतीय हैं वो विश्व शांति बनाए रखने में अपना पूरा योगदान देते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में के.एम. मुंशी जी ने एक बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था कि यह प्रस्ताव भारतीय गणतंत्र की जन्म कुंडली थी। यानी कि भारतीय संविधान में जो बातें अब डिटेल में ऐड की गई हैं उनको उद्देश्य प्रस्ताव में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था। इसके बाद देखिए संविधान सभा की समितियों की हम बात करते हैं। संविधान सभा के निर्माण के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था। देखिए कोई भी एक इंसान सभी चीज़ों के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं कर सकता, सभी चीज़ों को डीपली नहीं पढ़ा जा सकता, इसीलिए अलग अलग समितियों का निर्माण किया गया था। अब संविधान सभा की जो अलग अलग समितियाँ थी वो कौन कौन सी थी? सबसे पहले संघ शक्ति समिति। संघ समिति शक्ति के अध्यक्ष जो हैं वो कौन होते थे? जवाहरलाल नेहरू जी होते थे। संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू जी होते थे। राज्यों के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसमें राज्यों से रिलेटेड जो है काम किए जाएंगे, उसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू होते थे। राज्यों और रियासतों से परामर्श समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल होते थे। रियासतों से परामर्श करके ही उन्होंने क्या किया था? उनको भारत के अंदर मिला दिया था। जो अलग अलग देसी रियासतें होती थी जो जिनके ऊपर राजा का शासन होता था, उनको भारत में मिलाने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। और इसी वजह से उनको क्या कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और उन्हीं की वजह से भारत जो है वो एक हो सका है। उन्होंने ही एकता का प्रदर्शन किया था। फिफ्थ जो थी, पांचवी समिति थी मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, उसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होते थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होते थे। और मौलिक अधिकारों के ऊपर जो उप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष होते थे जे.बी. कृपलानी। एक झंडा समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष भी जे.बी. कृपलानी जी होते थे। प्रक्रिया नियम समिति यानी कि संचालन जहाँ पर किया जाएगा वो राजेंद्र प्रसाद के अंडर में आती थी। और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष होते थे एस.एच. वर्धाचार्य। प्रारूप समिति की परीक्षा का जो प्रारूप संविधान का परीक्षण करने वाली एक समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष होते थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो यहाँ पर हमने कुछ समितियों की बात की है। ये समितियाँ थी, भारत के संविधान के अलग अलग जो है लोगों को डिवाइड कर दिया गया था कि आप लोगों को उस चीज़ के ऊपर वर्क करना है, आपको उस चीज़ के ऊपर वर्क करना है। इसके बाद जो 12वीं समिति है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसको कहा जाता है, मसौदा समिति भी कहा जाता है। उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होते थे। इसी वजह से भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। देखिए जो बी.आर. अंबेडकर थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और ये जो प्रारूप समिति है इसी ने सभी देशों के संविधान को पढ़कर एक प्रारूप जो है तैयार किया था। और उसी को बाद में क्या है? संविधान का रूप दे दिया गया था। संविधान समीक्षा आयोग H.N. वेंकटाचलम। अब देखिए प्रारूप समिति के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा भी कुछ सदस्य थे, तो हम सभी की बात करते हैं। प्रारूप समिति जो है 29 अगस्त 1947 को बनी थी। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को किसका गठन हुआ था? प्रारूप समिति का। और ये जो प्रारूप समिति थी इसके अंदर 7 सदस्य होते थे। वो 7 सदस्य कौन कौन से थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, एन गोपाला स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, के.एम. मुंशी भी इनको शॉर्ट में कहा जाता है, एन माधवराव, ये क्या थे? बी.एल. मित्तल की जगह पर आए थे। सबसे उनसे पहले जो है बी.एल. मित्तल को चुना गया था, लेकिन बाद में उनको रिप्लेसमेंट कर दिया गया किससे? एन माधवराव जी से। टी.टी. कृष्णामाचारी जो है डी.पी. खेतान की जगह पर आए थे। डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी और उनकी जगह किसको चुन लिया गया था? टी.टी. कृष्णामाचारी को। और 7वें नंबर पे कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला। हमने इनको याद करने की भी एक छोटी सी ट्रिक पढ़ी थी कि यहाँ पर जो सारे के सारे नाम हैं मैक्सिमम भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अल्लादी कृष्णा स्वामी में भी श्री कृष्ण का नाम आता है, एन गोपाला स्वामी गोपाल भी श्री कृष्ण जी का नाम है, कन्हैया भी कृष्ण जी का नाम है, माधव भी श्री कृष्ण जी का नाम है, यहाँ पर भी कृष्ण जी का नाम आता है। और मोहम्मद भी किसको कहा जाता है? भगवान को ही कहा जाता है।
तो ये कुछ सदस्य थे जो कि प्रारूप समिति में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। इसके बाद बात आती है 15 अगस्त 1947 की। ये डेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट, कोई नहीं भूल सकता। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? भारत आज़ाद हो गया था। भारत एक स्वतंत्र राज्य बन गया था, एक स्वतंत्र देश बन गया था। इसके बाद जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था तो आधी जनसंख्या जो है वो क्या थी? पाकिस्तान में चली गई थी। आप सबको पता है हिंदू और मुस्लिम में डिवीज़न हो गए थे, 2 पार्ट देश के बन गए थे, एक हिंदू बहुल और दूसरा मुस्लिम बहुल। जो हिंदू बहुल देश था उसको हिंदुस्तान कहा गया, ठीक है, और दूसरा जो देश था बना था जो कि मुस्लिम बहुलता वाला देश था उसको क्या कहा गया था? पाकिस्तान कहा गया था। अब देखिए जब देश का बंटवारा हो गया था तो पहले क्या किया गया था? जो संविधान सभा के सीटें चुनी गई थी 389 सीटें, वो किस बेस पे चुनी गई थी कि 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व एक मेंबर करेगा। जहाँ पर 10 लाख की पॉपुलेशन है तो उस 10 लाख की पॉपुलेशन में से किसी एक मेंबर को चुना जाएगा उन सब के प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है। तो जब पॉपुलेशन कम हो गई, कुछ लोग देश को छोड़कर दूसरे देश में चले गए, पाकिस्तान में चले गए, तो दोबारा से चुनाव हुए, दोबारा से सीटें निर्धारित की गई। अब कितनी सीटें निर्धारित की गई? 299 सीटें निर्धारित की गई, ठीक है। पहले 389 सीटें थी। जब 15 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा हो गया तो उसके बाद जनसंख्या कम हो गई, बाद में कितनी सीटें चुनी गई? 299 सीटें निर्धारित की गई। अब ये जो 299 टोटल सीटें थी, इन 299 में से जो 229 सीटें थी वो कहाँ से होती थी? वो ब्रिटिश प्रांतों से होती थी। ब्रिटिश प्रांत हमने पढ़ा था जिसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन होता था, ब्रिटिश गवर्नर के अधीन वो होते थे। इसके अलावा 70 जो सीटें थी वो देसी रियासतों से चुनी गई थी। पहले कितनी चुनी गई थी देसी रियासतों से? 93 चुनी गई थी, लेकिन जनसंख्या कम होने की वजह से भारत का बंटवारा होने के बाद 70 सीटें कहाँ से हो गई थी? देसी रियासतों से हो गई थी। इसके बाद 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? संविधान सभा की एक बैठक हुई थी। उससे पहले देखिए हम ये पढ़ लेते हैं 31 अक्टूबर 1947 को। 31 अक्टूबर 1947 को ही वो इलेक्शन हुए थे जिसकी हमने अभी बात की थी कि जो है दोबारा से पुनर्निर्धारण किया गया था। क्या किया गया था? 31 अक्टूबर 1947 को सीटों का पुनर्निर्धारण। जो 389 सीटें पहले चुनी गई थी उनको नहीं माना गया, उनकी जगह पर दोबारा इलेक्शन हुए क्योंकि जनसंख्या आधी हो गई थी और ये सीटें चुनी गई थी, ठीक है। 229 ब्रिटिश प्रांतों से और 70 देसी रियासतों से। इसके बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की एक और बैठक हुई, और वो बैठक क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उसमें राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे को अपनाया गया था। अब ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अब इसका जो डिज़ाइन था वो किसने तैयार किया था? ये डिज़ाइन तैयार किया गया था पिंगली वेंकैया जी के द्वारा, ठीक है। पिंगली वेंकैया, इन्होंने क्या किया था? भारतीय संविधान का जो राष्ट्रीय ध्वज भारतीय संविधान में अपनाया गया था उसका डिज़ाइन तैयार किया था, और ये कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। इसके बाद 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। जो रिपोर्ट तैयार की थी जो प्रारूप समिति के द्वारा तैयार की गई थी उसको कब सौंपा गया? 21 फरवरी 1948 को सौंप दिया गया। अब जब सभी के सामने उसको रख दिया गया तो संविधान सभा के अंदर काफ़ी सारी बहस हुई, और उसी बहस को 3 वाचनों के अंदर डिवाइड किया जाता है। संविधान सभा के 3 वाचन हुए थे। वाचन का मतलब है कि काफ़ी लंबी बहस चली थी उन लोगों के बीच में कि ये चीज़ें सही हैं, ये सही नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी बहस होने के बाद उसमें बदलाव करने के बाद इसको अपनाया गया था। अब अगर 3 वाचनों की बात करते हैं तो संविधान सभा का जो पहला वाचन था 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चला था। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक क्या था? पहला वाचन चला था संविधान सभा का। दूसरा वाचन जो है 15 नवंबर 1948 को शुरू हुआ था और 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। और संविधान सभा का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला था। इसके बाद संविधान सभा ने क्या कर दिया? संविधान को पारित कर दिया, क्योंकि 3 बहस हुई थी, काफ़ी लंबी बहसें हैं, आप देख सकते हैं। 4 नवंबर से 9 नवंबर तक पहला वाचन चला था, दूसरा वाचन काफ़ी लंबा चला 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक, काफ़ी लंबी बहस हुई। उसके बाद तीसरा वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से लेकर
26 नवंबर 1949 तक। यहाँ पर देखिए सबसे लंबा चलने वाला वाचन कौन सा था, दूसरा था, जो काफ़ी लंबे टाइम तक चला था। इसके बाद संविधान सभा ने जो है 26 अक्टूबर 1948 को अपनी रिपोर्ट दोबारा सौंपी और उसके बाद फिर से जो है वाचन हुए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ था। ये जो अंतिम अधिवेशन हुआ था इसमें क्या किया गया था, संविधान सभा ने जो है अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, सब काम फिनिश हो गया था। उसके बाद संविधान सभा को भंग कर दिया गया और संविधान सभा की जगह पर अंतरिम संसद बनाई गई और उसी अंतरिम संसद ने क्या किया था, कार्यभार संभाला था। ठीक है, अब देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो है ये जो संविधान सभा के वाचन हुए थे, इससे पहले ये जो राष्ट्रध्वज है उसको अपनाया गया था, तिरंगे को अपनाया गया था। अब 26 जनवरी 1950 का जो ये अंतिम अधिवेशन हुआ था, इसमें एक तो अभी हमने बात की कि संविधान सभा को भंग कर दिया और अंतरिम संसद ने कार्यभार संभाल लिया। इसके अलावा इसमें 3 चीज़ों को अपनाया गया था। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी थी, एक तो था इसमें राष्ट्रपति का पद हमने अपनाया था। ठीक है, क्या हमने अपना लिया था, राष्ट्रपति का पद अपनाया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये चीज़ कहाँ पर कही गई थी, अंतिम जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, जो अंतिम अधिवेशन हुआ था, इसमें एक बात की गई थी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए पहले भारत में एक गवर्नर जनरल होता था और लेकिन क्या कर दिया गया बाद में, संविधान बनने के बाद राष्ट्रपति का पद उसमें ऐड कर दिया और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो भारत के पहले राष्ट्रपति बने। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया था, दूसरी चीज़ जो ऐड की गई थी वो की गई थी राष्ट्रीय जो है गान, राष्ट्रगान को ऐड कर दिया गया संविधान में इसी अंतिम बैठक में। देखिए जो राष्ट्रगान होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 52 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लिया जाता है, ये वर्णन किया गया है संविधान में। इसका जो मैक्सिमम टाइम होता है जो राष्ट्रगीत हमारा है, राष्ट्रगान जो हमारा है, राष्ट्रगान का मैक्सिमम टाइम जो होता है वो 52 सेकंड का होता है। लेकिन कई बार आपातकालीन स्थिति में इसको कम टाइम में भी फिनिश कर दिया जाता है, तो वो कितने टाइम का होता है, वो 20 सेकंड का होता है। ठीक है, कितने सेकंड का होता है, 20 सेकंड का। ये जो 20 सेकंड वाला राष्ट्रगान है ना, ये कब गाया जाता है, आपातकाल में गाया जाता है। ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि हमें जल्दी से इसको ख़त्म करना होता है, तो उस टाइम पे जो राष्ट्रगान हमारा है, जन गण मन जिसको कहा जाता है, उसको क्या किया जाता है, उसके स्टार्टिंग के और लास्ट के जो लिरिक्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को गाया जाता है। और जो राष्ट्रगान है वो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, 1911 का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार गाया गया था राष्ट्रगान। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो यहाँ पर ऐड की गई थी वो था राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रपति, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत कौन सा है हमारा, वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम जो था वो किसने बनाया था, उसको किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और उनकी एक बुक थी जिसका नाम था गीतांजलि। क्या नाम था उनकी बुक का, गीतांजलि। जो गीतांजलि बुक उन्होंने लिखी थी रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने, उन्हीं में उन्होंने जो है एक गीत लिखा था जिसको बाद में राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया था। अब देखिए राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, किस में लिखा था, अपनी बुक में लिखा था। इसके अलावा जो राष्ट्रीय गीत की हम बात कर रहे थे, राष्ट्रीय गीत जो है वो एक बुक में लिखा हुआ है। कौन सी बुक है वो, आनंद मठ। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आनंद मठ में किसको लिखा गया है, राष्ट्रीय गीत को लिखा गया है। और गीतांजलि में किसको लिखा गया है, गीतांजलि में लिखा गया है राष्ट्रीय गान को। ये गान है राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन है। और आनंद मठ में राष्ट्रीय गीत लिखा गया है वंदे मातरम। ठीक है, और जो आनंद मठ बुक है वो किसने लिखी है, वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। और उन्हीं को क्या कहा जाता है, जो कि राष्ट्रीय गीत का एक तरीके से कह सकते हैं राइटर हैं। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए जो डॉक्टर अभी हमने बात की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी की, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो अपनी बुक लिखी थी गीतांजलि, उनके लिए एक प्राइज़ भी मिला है, नोबेल प्राइज़ उनको मिला है। नोबेल पुरस्कार जो है उनको किस लिए मिला था, अपनी बुक के लिए मिला था, गीतांजलि के लिए 1913 में। ठीक है, ये एडिशनल चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं। अब देखिए राष्ट्रीय गीत की अवधि कितनी होती है। राष्ट्रीय गीत जो है वो 1 मिनट के अंदर जो है फिनिश कर लिया जाता है, या फिर 65 सेकंड हम बोल सकते हैं, 65 सेकंड में, या फिर 1 मिनट जो है 5 सेकंड में। 1 मिनट 5 सेकंड या फिर 65 सेकंड, एक ही चीज़ है।
इसमें किसको ख़त्म कर दिया जाता है, राष्ट्रीय गीत को कर दिया जाता है। अब देखिए राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया था, तो राष्ट्रीय गीत भी जो है कलकत्ता के अधिवेशन में ही गाया गया था, कलकत्ता में ही गाया गया था, लेकिन डेट चेंज हो जाएगी, 1896 में गाया गया था। कहाँ पर, कोलकाता में। इसके बाद जो है संविधान सभा को भंग कर दिया गया और अंतरिम सरकार का गठन कर लिया गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो गया था और उसके ऊपर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 284 सदस्य थे जिन्होंने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए और संविधान को पारित जो है कर दिया गया। देखिए संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी संविधान को लागू नहीं किया गया। लागू कब किया गया था, सभी जानते हैं, 26 जनवरी को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब इसका क्या कारण है कि संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। देखिए जो है एक लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन में 1930 में, ठीक है, 1930 में लाहौर अधिवेशन में ये बात की गई थी कि हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो सबसे पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। अब इसी दिन को यादगार बनाने के लिए भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी को लागू किया गया था। ठीक है, बनकर कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। अब संविधान के कुछ स्रोतों की बात करते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं जहां से भारत के संविधान को लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया और उसी के बारे में मौलिकता का दावा किया था खुद संविधान सभा ने और उसके सदस्यों के द्वारा भी जो है ऐसी बातें कही गई थी जिसमें हम बता सकते हैं कि जो भारत का संविधान है वो एक मौलिक और विलक्षण संविधान है। ठीक है, अब वो चाहते थे कि जो मौलिक और विलक्षण संविधान है ये एक ऐसा संविधान होना चाहिए जो व्यवहारिक संविधान हो। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि एक बुक लिख दी हमने, वो जो है ऐसे ही पढ़ी है, उसका कोई हमारे लिए यूज़ नहीं है। हमें उसे मौलिक और विलक्षण के जगह पर हमें काम चलाऊ व्यवहारिक संविधान बनाना है। मतलब उनकी स्टार्टिंग से ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि वो एक ऐसा बहुत बड़ा संविधान बनाएंगे जो काफ़ी सालों तक जो है जनता के द्वारा यूज़ किया जाएगा। वो चाहते थे कि भारत आज़ाद हुआ है, नई नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहाँ पर आएगी तो वो कैसे काम करेगी, उसके काम करने के लिए हमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाने हैं। इसलिए वो एक व्यवहारिक और संवैधानिक ऐसा काम चलाऊ संविधान बनाना चाहते थे। जो MP शर्मा है, प्रोफेसर MP शर्मा ने भी कहा है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी भी मौलिक और विलक्षण संविधान बनाने का दावा नहीं किया, बल्कि वो तो एक काम चलाऊ व्यवहारिक संविधान बनाना चाहते थे। देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि एक मौलिक और विलक्षण संविधान बनाने की बात उन्होंने कभी नहीं कही। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हमें एक ऐसा संविधान बनाना है जिससे हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चला सकें। जो भारतीय सरकार थी, भारत के अंदर जो संसदीय प्रणाली पहले भी थी, इसीलिए उनको भारतीय संसदीय जो प्रणाली है उसका जो है एक्सपीरियंस था, अनुभव था, इसीलिए उन्होंने इसको जो है अपना लिया था। अब देखिए जो भारतीय संविधान के निर्माण के स्रोत हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो जन्म संबंधी स्रोत है और एक विकास संबंधी स्रोत है। जन्म संबंधी जो स्रोत होते हैं उसमें हम उन चीज़ों को शामिल करते हैं जो भारत के संविधान के निर्माण के समय अपना ली गई थी, लेकिन विकास संबंधी स्रोत वो होते हैं जो बाद में ऐड कर दिए जाते हैं। कुछ चीज़ें संविधान में बाद में ऐड की गई हैं संविधान संशोधनों के द्वारा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, संविधान संशोधन होते हैं, उससे हम संविधान को चेंज कर सकते हैं। देखिए भारतीय संविधान की खास बात क्या है कि भारत का संविधान जो है वो कठोर है, लेकिन क्या है, लचीला है। कठोर भी है, लचीला भी है। इस चीज़ से आप कंफ्यूज होंगे। देखो कठोर का मतलब है कि उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। संविधान में जो चीज़ें हैं वो सबको माननी पड़ेंगी, इसलिए क्या है, भारत का संविधान कठोर है। लेकिन कठोर होने के साथ साथ वो लचीला भी है। लचीले का मतलब है कि उसमें बदलाव किया जा सकता है। आप ये सोचेंगे अभी मैंने कहा कि कठोर है उसमें बदलाव नहीं कर सकते, अभी मैं कह रही हूँ कि लचीला है उसमें बदलाव किया जा सकता है। देखिए बदलाव किया जा सकता है, लेकिन बदलाव की प्रोसेस इतनी लंबी है कि कोई भी उठा के उसमें बदलाव नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मेरा मन किया मैंने जाके संविधान में बदलाव कर दिया, किसी और का मन किया जाके संविधान में बदलाव करते हैं, नहीं। उसके लिए एक लंबी प्रोसेस होती है। संविधान सभा ने जो चीज़ें यहाँ पर बनाई गई थी उसमें एक ऐसी प्रोसेस बनाई थी जो कि काफ़ी लंबी प्रोसेस है। एक लंबे दौर से गुजरना पड़ता है संविधान संशोधन को। जो संसद है हमारी इंडियन गवर्नमेंट की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसके 3 पार्ट हैं। आप सबको पता है, राज्यसभा,
लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों की सहमति से ही जो है संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। कोई भी विधेयक राज्यसभा या लोकसभा में प्रस्तुत होगा, उसमें 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है और उसके बाद दूसरे सदन में उसको पारित किया जाएगा और फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए उसको भेजा जाता है। तो ऐसे में काफ़ी लंबी प्रोसेस से होकर उसको गुजरना पड़ता है। हाँ, संविधान में संशोधन हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किल काम है, इसीलिए संविधान जो है कठोर और लचीला है। अब हम बात करते हैं जन्म संबंधी स्रोतों की। देखिए, जो जन्म संबंधी स्रोत हैं उसमें सबसे पहले बात आती है नेहरू रिपोर्ट की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट पारित की थी। उसमें उन्होंने कोशिश की थी भारत का संविधान लिखने की। तो ये एक जो सम्मेलन हुआ था 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में हुआ था, उसमें नेहरू रिपोर्ट जो है वो पेश की गई थी। इसमें क्या किया गया था, भारतीय संविधान का निर्माण करने और उसके कुछ उद्देश्य निश्चित करने की कोशिश की गई थी मोतीलाल नेहरू जी जो होते थे उनके द्वारा। और ये जो अध्यक्षता की गई थी, इसमें एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने कुछ बातों के ऊपर जोर दिया था कि ये चीज़ें भारत के संविधान में होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या कही गई थी कि भारत में संघात्मक शासन होना चाहिए। संघात्मक शासन का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान के हाथों में पावर नहीं होनी चाहिए, बल्कि अलग अलग लेवल पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बाद में ऐड कर दी गई थी लोकल गवर्नमेंट। स्टार्टिंग में लोकल गवर्नमेंट नहीं होती थी। ये जो है 1992 का जो संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन जिसको कहा जाता है, उसमें ऐड किया गया था लोकल गवर्नमेंट को, यानी कि स्थानीय जो शासन है उसको कब ऐड किया गया था, बाद में 1992 का संविधान संशोधन हुआ था जो कि 73वां संविधान संशोधन था, उसमें ऐड कर लिया गया था। जो राज्य ग्राम पंचायत वगैरह होती थी, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या फिर जिला परिषद, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, स्थानीय स्वशासन में आती है। और कब ऐड की गई थी, 1992 में 73वें संविधान संशोधन में। इसके अलावा 74वां संविधान संशोधन भी हुआ था, उसमें जो है हमारी नगर पालिकाएँ होती हैं, नगर परिषदें होती हैं, उनको अडॉप्ट किया गया था। इसके बाद जो दूसरी बात यहाँ पर की गई थी कि केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की जाएं, यानी कि केंद्र के पास ऐसी शक्तियाँ होनी चाहिए कि वो डिसीजन ले सके। केंद्र शक्तिशाली होना चाहिए, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका प्रभाव पूरे देश पे होना चाहिए। देखिए, स्टेट जो गवर्नमेंट है वो वर्क करेगी, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो ज़्यादा पावरफुल होगी। संयुक्त मतदान प्रणाली को अपनाया जाए, भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया जाए। धर्मनिरपेक्ष का आप सबको पता है कि किसी पर्टिकुलर धर्म को हम कोई ज़्यादा मान्यता नहीं देंगे, उसको विशेष धर्म का दर्जा नहीं देंगे, सभी धर्म क्या होंगे, इक्वल होंगे। संसदीय जो शासन है उसको अपनाया जाए। जो सदनीय संसद है, द्विसदनीय संसद का मतलब है कि संसद के 2 पार्ट होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, उनको अपनाया जाए। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप में जनता द्वारा चुने जाएं और राज्यसभा के सदस्य विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा चुने जाएं। ऐसा ही होता है। लोकसभा के सदस्य जो होते हैं, जो MP होते हैं, उनको कौन चुनता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कौन चुनता है, जनता चुनती है। इसके बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया जाए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में क्या होता है, 21 साल की उम्र के जितने भी लोग हैं उन सबको वोट डालने का अधिकार हो, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करता है, किसी भी धर्म से बिलोंग करता है। 21 साल की कंडीशन रखी गई थी, अब कितनी कर दी गई है, 18 साल कर दी गई है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए और सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च बनाया जाए। सर्वोच्च का मतलब सबसे ऊपर बनाया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें किस में की गई थी, ये जो नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी, इसके अंदर इन सभी बातों को कहा गया था। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमारा है, जो दूसरा स्रोत है, स्रोत का मतलब है सोर्सेज, जहाँ से हमने भारत का संविधान बनाया है, जहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली हैं, तो वो है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था, इसको जो भारतीय संविधान की कार्बन कॉपी भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इसका कारण क्या है कि इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा जो धाराएं थी, लगभग 75% भाग, मैंने आपको पहले भी बताया था, लगभग 75% पार्ट जो है वो संविधान में ऐड कर लिया गया है भारत सरकार अधिनियम से। अब ये जो भारत सरकार अधिनियम था, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जिसको थोड़ा बहुत चेंज करके घुमा फिरा के भारत के संविधान में ऐड कर लिया है। जो प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स हैं, उन्होंने कहा है कि भारत के संविधान पर 1935 के अधिनियम का प्रभाव इतना अधिक है
कि उसके बहुत से अनुच्छेदों को तो ज्यों का तो संविधान में रख लिया गया है। मतलब क्या है कि बिना चेंज किए उनको एज इट इज़ रख लिया गया है। अब देखिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको भारत के संविधान में रख लिया गया है। पहली है भारत का संघात्मक स्वरूप। संघात्मक स्वरूप यानी कि जो अलग अलग लेवल बनाए गए हैं, अभी मैंने आपको बताया था। दूसरा है केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, कि कौन कौन सी शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, कौन सी राज्य के पास होंगी। ये भी कहाँ से लिया है, 1935 के अधिनियम से ही लिया है। इसके अलावा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए संघ सूची में ऐसे विषय होते हैं जो कि पूरे सेंट्रल लेवल के होते हैं। राज्य से रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं वो राज्य सूची में होते हैं, और इन दोनों में से किसी भी सूची में जो मुद्दे नहीं होते वो कहाँ पर होते हैं, समवर्ती सूची में होते हैं। इसके अलावा शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई थी, वो भी इसी अधिनियम की वजह से की गई थी। केंद्र में द्विश दलीय विधानमंडल। देखिए ये जो है द्विश दलीय विधानमंडल का मतलब है, देखिए केंद्र में भी 2 लेवल है और अलग अलग सदन बनाए गए हैं, और क्या है राज्य में भी अलग अलग सदन बनाए गए हैं। राज्यों में राष्ट्रपति का शासन का प्रावधान 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। राष्ट्रपति शासन का मतलब है आपातकाल, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें जो राज्य के जो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं विधानसभा है, विधानमंडल है, उन सबको उनके सबके हाथों से जो पावर है वो डायरेक्ट राष्ट्रपति के हाथों में जा सकती है। जैसा कि अभी पीछे हुआ था, करंट में ही, ज़्यादा टाइम पहले की बात नहीं है, जब धारा 370 को हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, तो उस टाइम पे क्या था, ऐसा ही था, राष्ट्रपति शासन था। राष्ट्रपति के हाथ में वहाँ की सारी पावर्स थी, जो डिसीजन थे वो राष्ट्रपति के द्वारा लिए जा सकते थे। राज्यों को केंद्र और संसद इसी वजह से ये हटा दिया गया था, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स होती तो इसको हटाना पॉसिबल नहीं था। राज्यों को केंद्र और संसदीय कानूनों के विरोध में कानून निर्माण ना करने का प्रावधान है, यानी कि जो राज्य हैं और केंद्र है वो एक दूसरे के अपोजिट कानून नहीं बना सकते। एक दूसरे के जैसे ही, एक दूसरे की सलाह से ही कानून बनाए जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट कानून नहीं बनेंगे। राष्ट्र की संकटकालीन शक्ति की धारा जो है वो भी कहाँ से ली गई है, 370, जो ये भारत सरकार का जो अधिनियम आया था 1935, इसी से ली गई है। इसमें जो लगभग है धाराएं हैं, 352 धारा जो है वो भी कहाँ से ली गई है, इसी से। राज्य में द्विश दलीय विधानमंडल। द्विश दलीय विधानमंडल की स्थापना भी यहीं से। द्विश दलीय विधानमंडल का मतलब है जो विधानमंडल है उसको डिवाइड कर दिया, जैसे संसद को डिवाइड कर दिया लोकसभा और राज्यसभा में, इसी तरीके से विधानमंडल को विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है, 2 अलग अलग पार्ट बना दिए, विधान परिषद और विधानसभा। देखिए ये जो विधानसभा है ये सभी राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद सिर्फ कुछ राज्यों में ही है, सभी में नहीं है, जैसे कि हरियाणा में नहीं है। भारत में दोहरे प्रशासन की व्यवस्था वो भी इसी अधिनियम से ली गई है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भारत का अब वर्तमान संविधान है और 1935 का अधिनियम था, इसमें केवल एक ही अंतर है, और वो ये है कि वर्तमान संविधान में संयुक्त मतदान प्रणाली और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया, जो अधिनियम में नहीं था, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अधिनियम के अलग थी, जो अधिनियम में नहीं थी, और उनको अपना लिया गया। अब देखिए कुछ अंतर हैं वो हम पढ़ लेते हैं कि भारतीय संविधान जो अब है और 1935 का अधिनियम जो था उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, उसमें से जो है क्या चीज़ें अलग हैं। वैसे तो इसको क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान की कार्बन कॉपी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ अंतर है। 1935 का अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया था, जबकि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा ने किया है। जो 1935 का अधिनियम था वो किसने बनाया था, ब्रिटिश संसद ने, लेकिन अब जो संविधान है वो किसने बनाया है, भारतीय संविधान सभा ने। वो चीज़ें क्यों अडॉप्ट कर ली, क्योंकि वो हमें अच्छी लगा कि वो सही है, इसीलिए उनको मान लिया गया। 1935 के अधिनियम में सीमित मताधिकार था। सीमित मताधिकार का मतलब है कि कुछ लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था, जो कि पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड लोग थे, या फिर जो पैसे वाले लोग होते थे उनको। जाति के आधार पर भी, धर्म के आधार पर भी भेदभाव था। लेकिन अब क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है स्टार्टिंग में 21 साल की गई थी, अब 18 साल है। 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन सबको वोट डालने का अधिकार है। 1935 के अधिनियम में क्या था, सांप्रदायिक मतदान प्रणाली थी, जबकि वर्तमान में क्या है, संयुक्त मतदान प्रणाली है। सांप्रदायिक का मतलब है कि उसमें अलग अलग धर्मों में सांप्रदायिकता के बेस पे जो है चुनाव होते थे।
1935 के अधिनियम में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब क्या है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए ना, 6 फंडामेंटल राइट्स, 6 मौलिक अधिकार भारतीयों को दिए गए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। काफ़ी अधिकार हमें मिले हुए हैं, इनके अलग अलग पार्ट्स भी हैं, जिससे हमें काफ़ी जो है आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है और हम अपनी बात रख सकते हैं। वो उस अधिनियम में नहीं था। 1935 के अधिनियम में गवर्नर का पद था, लेकिन अब क्या है, राष्ट्रपति का पद है। मैंने आपको बताया था जो अंतिम अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, उसमें क्या अपना लिया था, राष्ट्रपति का पद अपना लिया गया था। लेकिन उससे पहले कौन होता था, गवर्नर जनरल होता था। अब तीसरा जो पॉइंट है, जो थर्ड सोर्स है जहाँ से हमको हेल्प मिली है संविधान बनाने में, वो क्या है, विदेशी संविधानों का प्रभाव। देखिए, भारत का संविधान बनाने से पहले जो परामर्श समिति बनी थी, उसने 206 देशों का संविधान पढ़ा और उसमें से जो चीज़ें अच्छी लगी उसको भारत के संविधान में ऐड कर लिया। तो इसलिए भारतीय संविधान जो है उसको एक तरीके से उधार का थैला कहा जाता है कई बार। तो देखिए कौन कौन से देशों से क्या चीज़ें ली हैं। इंग्लैंड का अगर प्रभाव देखते हैं, इंग्लैंड से जो है हमने कुछ ऐसी चीज़ें ली हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख। नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख मतलब राष्ट्रपति। कहने को तो राष्ट्रपति जो है पूरे देश का एक सर्वोच्च अधिकारी होता है, प्रथम नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को देश का, लेकिन क्या है कि वो सिर्फ नाम मात्र का, नॉमिनल है। उसके पास जो पावर है वो उनका यूज़ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति जो भी काम करता है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह से करता है। अगर उनकी सलाह वो जो देते हैं वो उसको माननी पड़ती है, ठीक है। अगर कोई भी विधेयक राज्यसभा और लोकसभा में पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर सिग्नेचर करने होते हैं। हाँ, वो उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है। कुछ महीनों के लिए उसको रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन मना नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरीके से जो राष्ट्रपति है वो क्या है, एक नॉमिनल जो है अध्यक्ष है, एक नाम मात्र का मुखिया होता है। देखिए वैसे तो राष्ट्रपति क्या है, देश का प्रथम नागरिक है, और देश का दूसरा नागरिक कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, और तीसरा कौन होता है, प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला तो सभी पढ़ लेते हैं कि प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, दूसरा कौन होता है, उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री। इसके बाद इंग्लैंड से हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। ये व्यवस्था कहाँ पर होती थी, इंग्लैंड में होती थी, इसको हमने भी अपना लिया। प्रधानमंत्री की जो अवस्था है, जो पोजीशन होती है पीएम की, और उसका पद है वो भी हमने इंग्लैंड से ही अपनाया है। और जो निम्न सदन के प्रति मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व है वो भी हमने इंग्लैंड के संविधान से ही लिया है। और कानून का शासन, देखिए यहाँ पर किसी इंसान का शासन नहीं चलता, किसका शासन चलता है, कानून का शासन चलता है। कोई भी जो अध्यक्ष है या फिर राष्ट्रपति है या फिर प्रधानमंत्री है, कोई भी है, वो सब किसके अंडर में काम करता है, कानून के अंडर। कानून के ऊपर कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर किसका शासन चलता है, कानून का। और ये कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से। इसके बाद अमेरिका से भी काफ़ी चीज़ें ली गई हैं। अमेरिका के संविधान से एक तो हमने प्रस्तावना ली है। देखिए प्रस्तावना के ऊपर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रस्तावना जो है उसमें भारतीय संविधान का निचोड़ एक तरीके से हो सकता है। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जिसको पढ़ने के बाद भारत का संविधान पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी बाहर से आता है, देखिए भारत का संविधान काफ़ी लंबा है, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। तो उसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा। जब उसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन और 2 घंटे का टाइम लगा है, तो कितना लंबा संविधान है, ठीक है। उसको पढ़ पाना जो काफ़ी मुश्किल काम है, इसीलिए भारत के संविधान की एक प्रस्तावना बना रखी है। उस प्रस्तावना में भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं, जैसे कि भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र जो है गणराज्य है, ये सारी चीज़ें कही गई हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत कैसा देश है। इसके अलावा मौलिक अधिकार, अभी मैंने आपको बताया था 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण है और उपराष्ट्रपति का पद है। ये सब कहाँ से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से। कनाडा के संविधान से भी काफ़ी चीज़ें हमने ली हैं। कनाडा के संविधान में संघात्मक की जगह पर राज्यों के संघ शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन हमने उसको संघात्मक शासन का रूप दे दिया। राज्यों के संघ का मतलब वही है कि बहुत सारे राज्य हैं जिसको हम एक साथ मिलाते हैं। देखिए जो हमारे एक तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसकी 2 रूट होती हैं, होल्डिंग टुगेदर और जो है इसके अलावा जो है हम कह सकते हैं, जैसे कि इसमें यहाँ पर बात की गई राज्यों का संघ। एक तो होता है पास आकर संघ बनाना,
ठीक है, और एक होता है साथ रहकर संघ बनाना। साथ रहकर संघ बनाने का मतलब है कि जो पूरा देश है वो एक साथ है, लेकिन जो है एक तरीके से जैसे कि यूएसए है, उसमें क्या किया गया है, देश अलग अलग हैं लेकिन वो उन्होंने संघ बना दिया। लेकिन भारत में क्या है, देश एक ही है, उसके राज्य अलग अलग हैं, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। जैसे कि यूएसए में क्या है, अभी मैंने आपको बताया, वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग कंट्रीज़ का एक ग्रुप बना दिया है उन्होंने। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग राज्य हैं, उनका शासन अलग अलग चलता है। लेकिन इंडिया में क्या है, राज्य तो बना दिए लेकिन उन सबको एक कर दिया। कैसे, केंद्र में उन सब के ऊपर जो है कंट्रोल रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो यहाँ पर राज्यों का संघ होता था, उसकी जगह पर हमने संघात्मक शासन शब्द का यूज़ किया है। केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है और केंद्र को कुछ अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं। ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, कनाडा के संविधान से ली हैं। इसके अलावा भारत के संविधान में जो है ऑस्ट्रेलिया, जापान, आयरलैंड और जर्मनी से भी बहुत सारी चीज़ें अडोप्ट की गई हैं, ली गई हैं। इसके बाद जो चौथा हमारा पॉइंट है, फोर्थ सोर्स जो है संविधान का, वो है 1948 का मसौदा संविधान। मसौदा संविधान यानी कि ड्राफ्ट कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके जो अन्य सदस्य होते थे समिति के, वो था मसौदा संविधान, यानी कि एक ड्राफ्ट उन्होंने बना दिया था। और ये 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अंदर जो है प्रस्तुत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और इसी प्रारूप के ऊपर लागू हुआ, ठीक है। इसी प्रारूप के अंदर जो बहस हुई थी उसी का परिणाम था भारत का संविधान। और इस प्रारूप में 315 धाराएं होती थी और 8 अनुसूचियां होती थी। वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं। बहुत सारी जो काफ़ी अनुसूचियाँ हैं, 4 अनुसूचियाँ वो बाद में ऐड कर ली गई हैं। ये हम जो है अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी काफ़ी लंबा हो जाएगा। सारी अनुसूचियाँ मैं आपको बता दूंगी। संविधान सभा की विभिन्न समितियों की रिपोर्ट, देखिए जो अलग अलग समितियां हमने पढ़ी थी कि संविधान सभा की अलग अलग समितियां बनाई गई थी, उनमें उन्होंने जो चीज़ें दी, उन्होंने जो सलाह दी, उन्होंने जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया उसको भी माना गया और उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर ली गई। तो एक तरीके से जो संविधान सभा की अलग अलग समितियाँ थी वो भी क्या थी, एक सोर्स थी जहाँ से संविधान को लिया गया है। वो समितियाँ हमने पहले भी पढ़ी थी, संघीय शक्तियों से रिलेटेड भी थी, प्रांतीय संविधान से रिलेटेड समितियाँ भी थी, संघीय संविधान से रिलेटेड थी, अल्पसंख्यकों के लिए अलग समिति बनी थी, जो है वित्तीय संबंध मतलब फाइनेंशियल जो रिलेशंस होते थे सेंट्रल और स्टेट के बीच में, उनकी रिगार्डिंग अलग समिति बनी थी। तो इन सभी ने अपना प्रारूप पेश किया था और उसी के बेस पे संविधान बनाया गया था। इसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव, देखिए हमने उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में पढ़ा था कि उद्देश्य प्रस्ताव में बहुत सारी चीज़ें कही गई थी जो कि आज के संविधान के अंदर भी हैं। इसमें जो है भारत को लोकतंत्र, गणतंत्र और सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना की बात की गई थी, कानून के सामने समानता की बात की गई थी जो कि संविधान में अपना ली गई थी। इसके बाद संविधान सभा के वाद विवाद हमने पढ़ा था। संविधान सभा के 3 वाचन हुए थे, उन तीनों वाचनों के अंदर जो है बहस की गई थी। ये जो पहला, दूसरा और तीसरा वाचन हुआ था उन सब में जितने भी ड्राफ्ट पेश किए गए थे, जो भी चीज़ें अलग अलग जगहों से हमने ली थी, उन सब पे बहस हुई थी। क्या ये एज इट इज़ ले लेनी चाहिए या फिर इनको जो है बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए या फिर इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। इन सब के ऊपर काफ़ी विचार हुआ था। कुल मिलाकर 7,635 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, ठीक है। 7,635 प्रस्ताव रखे गए थे, मतलब बातें रखी गई थी कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनमें से केवल 2,474 पर ही विचार हो सका और बाद में जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको रिजेक्ट कर दिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको अडॉप्ट कर लिया गया भारतीय संविधान में। और इस तरीके से 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और 2 घंटे में भारतीय संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई थी। अब बात करते हैं विकास संबंधी स्रोतों की। इससे पहले जो सोर्सेज हमने पढ़े थे वो कौन से थे, जन्म संबंधी, मतलब क्या था कि जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ था उसी टाइम पे हमने उनको अपना लिया था। लेकिन विकास संबंधी स्रोत कौन से होते हैं, जैसे जैसे हमारे सामने प्रॉब्लम्स आई उस टाइम पे हमने उनको चेंज कर दिया। मतलब जो कानून नियम बना दिए गए उनसे हम शासन अच्छे से नहीं चला पाए, कुछ प्रॉब्लम हमारे सामने आई, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसमें कुछ बदलाव कर दिया, ठीक है।
विकास संबंधी स्रोतों में सबसे पहले बात आती है संसदीय अधिनियम और कानून। देखिए, भारतीय संसद ने जो भी अधिनियम पारित किए हैं, जो भी कानून बनाए हैं, वो बाद में क्या हो जाते हैं, संविधान में ऐड हो जाते हैं। जैसे कि जन प्रतिनिधि अधिनियम बनाया गया था। ये जो जन प्रतिनिधि अधिनियम बनाया गया था, इसके अंदर कुछ ऐसी बातों का वर्णन किया गया था जिससे क्या था कि राज्य किसी भी व्यक्ति को, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर उसको डाउट है संभावित अपराध करने की, कि वो कोई अपराध कर सकता है फ्यूचर में, तो उसको हिरासत में ले सकता है। ये एक ऐसा कानून था, जन प्रतिनिधि अधिनियम। इसके अलावा वित्त आयोग अधिनियम बनाया गया था, जिसमें राज्य विधानसभाओं का और संसद के चुनाव का जो प्रचलन था उसके बारे में बात की गई थी। राष्ट्रपति द्वारा जो वित्त आयोग है उसका गठन किया गया था, वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत। इसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का अधिनियम 1952 में किया गया था। ये जो अधिनियम पारित किया गया था, इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसका वर्णन किया गया था कि किस प्रोसेस से होगा। इसके बाद भारतीय नागरिकता अधिनियम, ये जो भारतीय नागरिकता अधिनियम था, इसमें भारत की नागरिकता प्राप्त करने के जो तरीके हैं उनका वर्णन किया गया है। जैसे कि किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है तो उसको ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिल जाती है। अगर कोई विदेशी भारत में आकर नागरिकता प्राप्त करना चाहे तो उसको जो है भारत में रहते हुए जब काफ़ी साल हो जाते हैं, 3 से ज़्यादा साल उसको हो जाते हैं, तो उसके बाद उसको जो भारत की नागरिकता मिलती है। फिर राज्य पुनर्गठन कानून, इसमें क्या किया गया था, अलग अलग राज्य बनाए थे। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय 17 राज्य होते थे। तो राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका जो गठन किया गया था वो इसी कानून के आधार पर किया गया था। इसके बाद जैसे सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम है 1956 में, 1960 में और 1977 में लगातार 3 बार इसको पारित किया गया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के रिगार्डिंग कुछ कानून थे, उन्हीं के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को वर्क करना था, काम करना था। इसके बाद विचार परिषद का कानून आया, जो कि नागालैंड राज्य अधिनियम सरकारी भाषा अधिनियम 1963 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में क्या है कि जो नागालैंड है वहाँ की राजभाषा इंग्लिश कर दी गई थी। देखिए, सभी जितने भी भारत के राज्य हैं वहाँ पर मैक्सिमम हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है, लेकिन एक अकेला ऐसा राज्य है भारत का जिसमें इंग्लिश को, अंग्रेजी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, नागालैंड को। फिर जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम आया 1966 में, इसमें भारत के जो पंजाब राज्य है उसका जो है बंटवारा कर दिया गया था, पंजाब और हरियाणा में इसको डिवाइड कर दिया था। तो ये पंजाब पुनर्गठन अधिनियम था। इसी तरीके से गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम आया था, जिसमें कोई भी गैर कानूनी काम करने से या फिर जो गैर कानूनी काम किए जाते हैं उनको रोकने के लिए कानून बनाया था। आंतरिक सुरक्षा कानून आया बाद में। आंतरिक सुरक्षा स्थापना कानून में क्या था कि देश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि शांति व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। फिर है विदेशी मुद्रा संरक्षण अधिनियम, जो फॉरेन करेंसीज होती है, विदेशी मुद्रा होती है, उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आया, जिसमें राष्ट्र की सुरक्षा की बातें की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है उसके लिए कुछ नियम बनाए गए। आतंकवाद निवारक जो अधिनियम है 2002 में आया था, इसमें आतंकवाद का खात्मा करने की बात की गई थी। इसको जो है पोटा के नाम से भी जाना जाता है। पोटा का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। टेररिज्म यानी कि आतंकवाद के ऊपर पूरी तरीके से विराम चिन्ह लगाना, इसको जो है बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। अब जैसे करंट में भी आपने देखा होगा, पीछे 2019 में एक संशोधन हुआ था CAA के नाम से, जो काफ़ी मुद्दा उठा था। ये क्या था, सिटीजनशिप जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो नागरिकता संशोधन था कि नागरिकता प्राप्त करने के तरीके जो हैं उनमें कुछ चेंज कर दिए गए थे। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि संविधान के विकास संबंधी स्रोत कौन से हैं, उसमें संविधान संशोधनों की बात आती है। संविधान संशोधन का मतलब है कि संविधान में कुछ बदलाव कर दिए जाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। फिर न्यायिक निर्णय, जो भारत के जितने भी जज हैं उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसका संविधान में वर्णन नहीं है, तो ऐसी समस्या हमारे सामने अगर आ जाती है तो उस समय पे जो कानून मतलब अदालत में जो भी गवाह और सबूत पेश किए जाते हैं उनके बेस पे जो निर्णय लिए जाते हैं वो भी फ्यूचर में क्या बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं। अगर ऐसी ही सेम सिचुएशन फ्यूचर में फिर से आती है तो उसी के बेस पे डिसीजन लिया जाएगा। फिर प्रथाएं और परंपराएं, जो देश के अंदर प्रथाएं प्रचलित हैं या परंपराएं जो काफ़ी सालों से चली आ रही हैं, रूढ़िवादिता जिसको कहा जाता है, वो भी एक तरीके से कानून बन जाते हैं।
इसके बाद संवैधानिक और कानूनी विशेषज्ञों की टिप्पणी। जो संवैधानिक कानून और विशेषज्ञ हैं उन्होंने जो टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं उनके बेस पे भी क्या बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जिनको संविधान के बारे में काफ़ी नॉलेज होती है और उन्होंने जो भी पुस्तकें लिखी हैं, जो भी लेख लिखे हैं, उनको भी क्या बना दिया जाता है, वो भी एक कानून के प्रमाण के रूप में जो है रखा जाता है। तो इस तरीके से हम एक कंक्लूजन यहाँ पर निकाल सकते हैं, निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि जो भारत का संविधान है वो ना तो मौलिक है, ठीक है, और ना ही जड़ संविधान है। मौलिक का मतलब है जो मूल रूप में जो जब भारत का संविधान लागू किया गया था, बना था, उस टाइम पे जैसा था ना ही तो वैसा है और ना ही जड़ है, इसमें बदलाव होते रहते हैं। मतलब जैसा बनाया गया था वैसा ही नहीं है। इसमें निर्माण के जब इसका निर्माण हुआ था तो उसके बाद इसका काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। विकास से संबंधित कुछ स्रोत थे जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्हीं की वजह से जो संविधान है वो आज मौलिक रूप में नहीं है। मौलिक रूप का मतलब है जैसा कि संविधान बना था उस समय था, ऐसा नहीं है। उसमें काफ़ी बदलाव कर दिए गए हैं ज़रूरतों के अनुसार। जो टाइम की जो एक तरीके से ऐसी सिचुएशन कई बार क्रिएट हो जाती है कि कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो भारत का संविधान मौलिक और जड़ ना तो मौलिक है ना ही जड़ है। जड़ का मतलब है कि जैसा है वैसा नहीं रहेगा, इसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो सकते हैं, फ्यूचर में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो संविधान के स्रोत हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संविधान जो है वो किस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक उधार का थैला है, कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे देशों का संविधान है जहाँ से हमने बहुत सी चीज़ों को अडोप्ट किया है। आज की वीडियो में भी हमने कुछ की बातें की थी। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में भी हम जो है और भी कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं भारत के संविधान के बारे में कि जब इसका निर्माण किया गया था तो कौन से देश से कौन सी चीज़ें ली गई थी, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने शॉर्ट में पढ़ा है, वहाँ पे हम उसको और ज़्यादा डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे और जो सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।